हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग माइंड ब्लोइंगली अमेजिंग और पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही होगी। एंड अगर नहीं भी चल रही है तो हम we are here with the 6 PYQ series. The next chapter of it is budgets and budgetary control. Apparently काफी काफी innovations हुए हैं इस chapter में और ये chapter is a must watch before you in for your exams. Without anything else, ज़्यादा कुछ और discuss नहीं करेंगे. Let's begin quickly and start seeing the questions. The first question that we have is out of May 2024. Question number 1C. अब this question is on budget ratios. क्या हुआ एग्जैक्टली बजट रेशियोज के क्वेश्चन में जरा सा देखेंगे। तो बोला है फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर XYZ लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ फेब 2024 और स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स दिया है 8 आवर्स पर डे 6 days per week. Number of day weeks in a month are 4. The maximum capacity is 150 employees. The actual working is 125 employees. Actual usage of budgeted capacity ratio, very important, 86% और efficiency ratio 110%. तो अपने को दो रेशियोज तो ऑलरेडी दे दिए एंड मांगा देख अपने से क्या है। सबसे पहले एक्चुअल आवर्स वर्क मांगा है। अब ये अपने को कहां से मिलेगा? अपने पास एक बजटेड रेशियो दिया हुआ है, एक्चुअल यूसेज और बजटेड कैपेसिटी रेशियो। वो कैसे आता है? इट इज एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। अब ये एक्चुअल आवर्स कैसे लेके आओगे? ये तो अपने को ढूंढना है, बट बजटेड आवर्स आ सकते हैं अपने को कैसे? देयर आर 125 एम्प्लॉइज all working for 8 hours a day for 6 days in a week for 4 weeks. 125 लोग रोज रोज 8 घंटा काम करें 6 दिन के लिए फॉर 4 वीक्स। तो सबसे पहले अपन लोग बजटेड आवर्स ढूंढेंगे। बजटेड आवर्स मिलने के बाद तो बहुत सिंपल है यार। द फॉर्मूला इज एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। अपने पास रेशियो है, बजटेड आवर्स है, तो ऑटोमेटिकली एक्चुअल आवर्स मिल जाएंगे। वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल भी है ना कोई चेंज नहीं है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ये वाला आंसर आ गया। Now, look at the second one. Standard hours for actual output. अब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट अपने को कहां से आएगा? अपने पास देखो एफिशिएंसी रेशियो दिया है। एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। अब स्टैंडर्ड आवर्स अपने को पता नहीं है, बट अपने पास एफिशिएंसी रेशियो और एक्चुअल आवर्स है। बस डिवाइड कर और आंसर लिया, हो गया अपना काम। तो स्टैंडर्ड आवर्स है ना अपना ऑटोमेटिकली मिल जाएगा क्योंकि अपने पास एफिशिएंसी रेशियो और एक्चुअल आवर्स दोनों के दोनों हैं। एंड देन यू हैव एक्टिविटी रेशियो। अरे भैया एक्टिविटी रेशियो कैसे आता है? बहुत सिंपल है यार। एक्टिविटी रेशियो इज द स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन द बजटेड आवर्स। तो देख स्टैंडर्ड आवर्स अपने को मिल गए थे, बजटेड आवर्स अपने को मिल गए थे पहले दोनों से। तो स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। एंड लास्टली स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। अब ये कैसे आएगा? इट इज द बजटेड आवर्स अपॉन द मैक्सिमम पॉसिबल बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स अपने पास है पर अपने पास मैक्सिमम पॉसिबल बजटेड आवर्स नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने पास 150 एम्प्लॉइज है गाइस, अपने पास 150 एम्प्लॉइज होने चाहिए थे। अगर वो सारे के सारे 6 days अ वीक फॉर 4 वीक्स रोज 8 घंटा काम करते तो कितने आवर्स आ सकते थे? 150 workers, all of them working for 8 hours a day for 6 days in a week for 4 weeks. तो आ जाते 28,800 आवर्स। अपन ने उसमें से कितने यूटिलाइज किए हैं? अपन ने यूटिलाइज किए हैं सिर्फ 24,400 क्योंकि अपने पास तो सिर्फ 125 एम्प्लॉइज थे ना। तो अगर सिर्फ 125 एम्प्लॉइज थे तो उसके हिसाब से अपन ने यूज किए हैं कितने आवर्स? मतलब यूज करने चाहिए थे 24,000 आवर्स। बट अगर अपन लोग फुल कैपेसिटी पे काम करते तो अपन लोग 28,800 यूज कर सकते थे। तो इसको डिवाइड करोगे अपने आप अपने को आंसर आ जाए। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी घुमा के नहीं दिया था, सारे फॉर्मूलाज दिए थे। तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला पता होने चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद रह जाए। मैं यहाँ पे ना दिस इज द एंटायर आंसर, स्क्रीनशॉट ले, फॉर्मूला याद कर, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मई 2024 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। मई 2024 के पेपर में 2 बार आया है, 2 बार आया है बजट का क्वेश्चन सेम पेपर में। देख सेकंड वाले में क्या बोला हुआ है। तो बोला है अ फैक्ट्री विच इज करेंटली वर्किंग एट 60% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसेस 12,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। Management is thinking to increase the working capacity to either 70% or 90% level, and it is estimated that
एट बोथ द लेवल्स इट विल बी एबल टू सेल द प्रोड्यूस यूनिट्स। यार ये स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, ये क्या बोलने की कोशिश करें यहाँ पे? एक बहुत सिंपल है, ये लोग बोल रहे हैं अगर अपन ने कैपेसिटी बढ़ाई, ज्यादा यूनिट्स बना दिए, तो इसका मतलब है अपन वो ज्यादा यूनिट्स भी बेच सकते हैं। ठीक, काफी बारी क्या होता है, तुमने बना लिया यूनिट्स, अरे कोई खरीदने वाला भी तो चाहिए ना यार। तो यहाँ पे है ना दे आर ट्राइंग टू से कि अपने पास जो ज्यादा यूनिट्स बनेंगे ना, वो ज्यादा के ज्यादा यूनिट्स बिक भी जाएंगे, वी विल बी एबल टू सेल ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। और उसके बाद देख क्या बोला हुआ है, एट 70% cost of raw materials will increase by 4%, selling price falls by 3%। देख तुम ज्यादा मटेरियल बेचने की कोशिश कर रहे हो, ज्यादा फिनिश गुड्स मार्केट में बेचोगे, तो सप्लाई बढ़ेगी, तो डिमांड उतनी है, तो सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस कम हो जाएगा। तो वो लोग बोल रहे हैं 3% से गिरेगा। अगर तुमने 90% पे काम किया, तो मटेरियल कॉस्ट 5% से बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस 4% से ड्रॉप हो जाएगा। फर्दर दे आर सेइंग at 60% capacity, the product cost is 360 and sold at 400। तो करंट लेवल पे सेलिंग प्राइस दे दिया है और प्रोडक्ट का कॉस्ट दे दिया है। प्रोडक्ट के कॉस्ट में देख क्या क्या है, मटेरियल है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड जिसमें कुछ फिक्स भी है और कुछ वेरिएबल है, और एडमिन जिसमें कुछ फिक्स है और कुछ वेरिएबल है। और बोला क्या है देख, additional advertising cost of 20,000 is to be incurred for selling the product above 80% capacity। अगर 80% के ऊपर गए तो 20,000 का और एक फिक्स कॉस्ट लग जाएगा अपने को। और अब देख अपने से मांगा गया, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी व्हेन द फैक्ट्री वर्क्स एट 60%, 70% एंड 90% लेवल्स। तो तीन जगह पे अपने को प्रॉफिट फाइंड करना है। अब ऐसी सिचुएशन में ना कभी भी अगर तुम्हें ना बजट बनाना हो, तो जितने भी फिक्स कॉस्ट है ना, सबसे पहले उसको सेग्रीगेट करके अलग से रख लो। अब वो कैसे होगा, तो अपने पास फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड में 50% फिक्स है, तो 50% जो फिक्स है मतलब वो 30 पर यूनिट हो गया, 60 रुपए का 50% 30 हुआ ना। बट वो 30%, 30 पर यूनिट इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, वो 30 कौन से लेवल पे निकाला है, वो निकाला है अपने ने 12,000 यूनिट्स के लेवल पे। कैसे सर, 60% पे अपन लोग 12,000 यूनिट्स कर रहे हैं, जिस लेवल पे बजट दिया है फिक्स कॉस्ट उसी यूनिट्स पे मल्टीप्लाई होगा, और वही का वही फिक्स कॉस्ट सब जगह यूज होगा अप टू 100%। अगर 12,000 यूनिट्स पे 30 पर यूनिट था, तो 30 पर यूनिट इंटू 12,000 यूनिट, 3,60,000 और 3,60,000 विल बी द फिक्स कॉस्ट। और यही फिक्स कॉस्ट 60, 70, 80, 90, 100% तक वही रहेगा, ठीक है। एंड सेम इज द केस विद फिक्स एडमिन ऑल्सो। फिक्स एडमिन 40 रुपए, 60% ऑफ इट इज फिक्स, मतलब 40% वेरिएबल हुआ, बट अभी अपन लोग फिक्स की बात कर रहे हैं। तो 60% निकाल लिया 24 पर यूनिट फॉर 12,000 यूनिट्स, तो अपने को टोटल अमाउंट आ गया कितना, 2,88,000। अब ये तो हो गए अपन के दोनों फिक्स वाले अमाउंट्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज इट दैट विल बी डूइंग, अपन लोग बजट बनाएंगे 60%, 70% और 90% पे। सबसे पहला काम क्या होगा, अगर 60% पे 12,000 यूनिट है, तो 70% पे कितना यूनिट्स होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 90% पे कितना यूनिट्स होगा वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अपना सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो सिंपल है, सेल्स है ना कैसे आएगा, नहीं सॉरी माय बैड, सेलिंग प्राइस में ड्रिप है, सेलिंग प्राइस में ड्रॉप होने वाला है। तो यहाँ पे 12,000 यूनिट्स पे 400 है, बट जब तुम 70% पे काम करोगे, तब 3% सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। तो 400 माइनस 3% इंटू द नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड एट 90% 18,000 यूनिट्स पे 400 माइनस द 4%, 4% डिस्काउंट इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स, ये हो जाएगा अपना सेल्स माइनस द डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल कैसे आएगा, डायरेक्ट मटेरियल में भी चेंज था, ध्यान रखना। करंट लेवल पे 200 रुपए था, अगर तुमने 70% पे काम किया तो 200 प्लस 4% तुम्हें देना पड़ेगा, तो 200 प्लस 4% इंटू द नंबर ऑफ यूनिट्स। और अगर तुम 90% पे काम कर रहे हो, तो 200 प्लस 5%, 200 प्लस 5% इंटू द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। देन कम्स इन डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर में कोई चेंज नहीं है, तो जितना भी पर यूनिट है इंटू नंबर ऑफ यूनिट से कर लेंगे। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 50% फिक्स था, तो बचाओ 50% वेरिएबल हुआ ना,
तो 60 का 50%, वो 30 पर यूनिट में कोई चेंज नहीं है, तो वो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद वेरिएबल एडमिन वाला जो एक्सपेंस था, 40% उसका वेरिएबल पोर्शन है, परसेंट फिक्स था, तो 40% वेरिएबल। तो 40 का 40% 60 रुपीज पर यूनिट इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स कर देना है। ये सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, तुम्हें कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, माइनस द फिक्स कॉस्ट। भैया फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं था, वो एज इट इज जितने थे उतने ही है, सब जगह उतने ही रहेंगे। बट क्वेश्चन ने ये चीज जरूर बोली थी कि अगर आप 80% के ऊपर चले गए, इफ यू गो बियॉन्ड 80%, तो तुम्हें एक फिक्स कॉस्ट और देना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग का 20,000, वो माइनस कर रहे हैं और अपने को प्रॉफिट आ जा रहा है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि कंपेयर करके बताओ कि क्या हुआ है। तो देख, कंपैरिजन में ना बहुत सिंपल है। तुम 60% पे 4,80,000 काम कर रहे हो, प्रॉफिट आ रहा है। अब 70% पे 3,88,000, अब तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया, तो ये तो नहीं करेंगे। वी विल नॉट बी मैन्युफैक्चरिंग 70% पे। अगर 60% से जंप करना है, तो सीधा 90% पे करना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी, यहाँ पे मैंने आंसर गलत लिख दिया। 90% पे करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट तभी ही बढ़ रहा है। दैट इज व्हेन इज द प्रॉफिट इंक्रीजिंग। इसलिए अपन लोग उसको बढ़ा के वाला जो अमाउंट है वही का वही लिखेंगे। वी विल नॉट राइट इट एनी अदर वे। अपन लोग है ना 70% पे ऑपरेट नहीं करेंगे, अपन सिर्फ 90% करेंगे, अगर 60% से आगे बढ़ना है तो। आई होप दिस क्वेश्चन इज फेयरली सिंपल एंड क्लियर टू यू। बस हमेशा ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट पहले ही अलग करके रख दो, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। और वो एक जो फिक्स कॉस्ट निकाला है, वो सब जगह काम आएगा अप टू 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट आफ्टर अ वेरी ब्रेक। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इज नवंबर 2023 का क्वेश्चन नंबर 2 बी। नाउ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट डिटेल्स बहुत सारी है, जिसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। सो पे योर बेस्ट अटेंशन व्हाइल आई रीड, सॉरी, व्हाइल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। देख क्या बोला। HL Limited produces and sells four varieties of beverage. The past data shows different demand patterns for various quarters during the year, and the sales quantity and selling price for the month of September 2023 is as follows. So September का डेटा है अपने पास। आगे देख क्या बोला हुआ है। अपने पास चार प्रोडक्ट्स है, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। तो अपने पास सेल्स क्वांटिटीज है और सेलिंग प्राइस भी। फॉर द क्वार्टर October to December, it is estimated that due to climate changes, the demand for hot coffee will increase by 50% of the previous month. हर महीने पिछले महीने का 50% से ज्यादा होने वाला है। 50% ऑफ द लास्ट मंथ इंक्रीज है, ध्यान रखना। डिमांड फॉर कोल्ड कॉफी would decrease by 30% every month ऑफ द प्रीवियस मंथ। पिछले महीने से इस महीने 30% लेस होने वाला है, ये भी ध्यान रखना। तो हॉट कॉफी पिछले महीने से इस महीने 50% बढ़ेगा, कोल्ड कॉफी पिछले महीने से इस महीने 30% ड्रॉप हो जाएगा। कीप दैट इन माइंड। एंड डिमांड फॉर फ्रूट जूस वुड डिक्रीज बाय 20% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड देयर आफ्टर इट विल रिमेन कांस्टेंट। एक ही बार ड्रॉप करना, फ्रूट जूस 20% कम होने के बाद एक ही बार ड्रॉप करके स्टॉप। उसके बाद एवरी मंथ इट विल रिमेन द सेम। और बोला है HL Limited would be able to sell 60,000, 50,000 and 30,000 units of the carbonated soft drink respectively during the month of October, November and December. और बोला है there will be no change in the selling price and the products of all the products during the next year. और देख मांगा क्या है अपने से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। बिफोर कुछ मांगने से पहले दे हैव गिवन अस द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर सितंबर टू दिसंबर इज एज फॉलोज। तो सितंबर टू दिसंबर 4 महीने का क्लोजिंग स्टॉक है अपने पास। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का क्लोजिंग स्टॉक है। एंड बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स एंड द सेल्स बजट इन यूनिट्स एंड सेल्स वैल्यू फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब देख, अपने को प्रोडक्शन बजट मांगा है। प्रोडक्शन बजट कैसे आता है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज प्रोडक्शन बजट। तो सबसे पहले सेल्स फाइंड कर दे। मैं ना यहाँ पे साथ में दिखाता हूँ।
सेल्स कैसे काम कर रहा है। तो सितंबर में जितना भी हॉट कॉफी का सेल्स हुआ उसमें 50% इंक्रीज होने वाला है। तो अक्टूबर में 50% इंक्रीज, मतलब 1,40,000 प्लस 50%। नवंबर में जो पिछले महीने हुआ था, जो अक्टूबर में हुआ था, उसका 50%, तो मतलब 2,10,000 प्लस 50%, 3,15,000। और दिसंबर में 3,15,000 जो ऑलरेडी हो गया है दिसंबर में, उसका 50% ऐड करके आएगा, तो इट विल बी 3,15,000 प्लस 50%। तो ये तो आ गया हॉट कॉफी का। कोल्ड कॉफी के लिए क्या बोला था, 30% हर महीने डिक्लाइन होएगा। तो देख सितंबर में 3,40,000 था, तो 3,40,000 माइनस 30%, तो 3,40,000 माइनस 30% इस महीने का, फिर 2,38,000 माइनस 30%, और 166,600 माइनस 30%, क्या आएगा अपना कोल्ड कॉफी का सेल्स, 30% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ड्रॉप। हॉट कॉफी 50% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे राइज। फ्रूट जूसेस के लिए क्या बोला था, जो भी सितंबर में है उसमें 20% डिप आएगा, तो यहाँ पे 4,20,000 माइनस द 20%, यहाँ पे ये आ गया। अब वंस यू हैव 3,36,000, उसके बाद वही है ना कंटिन्यू रहने वाला है, कोई चेंज होगा नहीं, तो वही है ना तीनों जगह कंटिन्यू रहेगा। और कार्बोनेटेड का तो उन्होंने बता दिया था सॉफ्ट ड्रिंक का कितना सेल्स होने वाला, ठीक है। प्लस क्लोजिंग स्टॉक, अब सितंबर अक्टूबर के महीने में क्लोजिंग स्टॉक तो इन्होंने दिया है, हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक का कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम विद द क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कैसे, हाउ विल यू गेट योर ओपनिंग स्टॉक। अरे भैया अक्टूबर का जो ओपनिंग स्टॉक है वो सितंबर का क्लोजिंग है, देख सितंबर का क्लोजिंग इसलिए तो दिया है, तो सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, वो अक्टूबर का ओपनिंग हो गया, तो अपन ने रिकॉर्ड कर लिया। जो अक्टूबर का क्लोजिंग है वो नवंबर का ओपनिंग हो जाएगा, तो मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पीरियड में वापस से अपने पास ओपनिंग स्टॉक आ गया। नवंबर का जो क्लोजिंग है वो दिसंबर का ओपनिंग बन जाएगा, तो ऐसे करते करते अपने पास सारे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सब आ गए, अपने को प्रोडक्शन बजट मिल गया। अब वंस यू हैव द प्रोडक्शन बजट, एक तो तुम्हारा काम हो गया। उसके बाद तो ऐसे भी नकली चीज पूछी है, देख क्या पूछा है, सेल्स इन बजट, सेल्स बजट इन यूनिट्स एंड वैल्यू। अबे सेल्स इन यूनिट्स तो है ना भाई, सिर्फ इनटू सेलिंग प्राइस कर दे, हो गया। सेल्स इन यूनिट्स अपने पास ऑलरेडी ऊपर के बजट से आ गए, इनटू यूनिट्स कर दे, हो गया अपना काम, एंड दैट इज दैट, क्वेश्चन ओवर। तो देख क्वेश्चन में डिटेल बहुत दी, बट है ना सब कुछ दिया हुआ भी था, सिर्फ ध्यान क्या रखना था, हॉट कॉफी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 50% बढ़ा दो, कोल्ड कॉफी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 30% कम कर दो। तुम्हारा जो सॉफ्ट फ्रूट जूस है, वो जो फर्स्ट मंथ था सितंबर का मंथ का 20% रिडक्शन होएगा अक्टूबर में, वही अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और कार्बोनेटेड ड्रिंक का तो ऐसे ही दे रखा था यार, उसमें तो कुछ था ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया, जो भी अपने पास क्लोजिंग स्टॉक थे सब दे दिए थे। और ओपनिंग स्टॉक, सितंबर का क्लोजिंग इज अक्टूबर का ओपनिंग, तो सितंबर का क्लोजिंग दिया था वो अपन लोग ने भर दिया। अक्टूबर का क्लोजिंग इज नवंबर का ओपनिंग, तो ऐसे करते करते वो लूप में वो भी बन गया। और सेल्स बजट तो टाइम पास, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया है क्वेश्चन नंबर मे 23 में, क्वेश्चन नंबर 2A। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें एक रिक्वायर्ड ऐसा है जो मैं रेकमेंड करूंगा तुम ना ही सॉल्व करके आओ तो अच्छा है, ठीक है। इट इज अ वेरी सिंपल रिक्वायर्ड, बट ना ही सॉल्व करो तो बेटर है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। देख क्या बोला है क्वेश्चन में, अपने को समझ में आएगा, लेट्स हैव अ लुक। तो बोला है A Limited has furnished the following information for the month of Jan 1st January to 30th April। तो अपने पास जैन फेब मार्च और अप्रैल में इन्होंने अपने को नंबर ऑफ वर्किंग डेज दे दिया है एंड प्रोडक्शन पर डे दे दिया है, एक दिन में कितना प्रोडक्शन हुआ वो दे दिया है, और नंबर ऑफ डेज दे दिया है। और उसके बाद देख क्या बोला है, रॉ मटेरियल परचेजेस दैट इज बाय परसेंटेज बाय वेट्स ऑफ टोटल 4 मंथ्स, मतलब पूरा 4 महीने में जो भी अपन कंज्यूम करेंगे उसका कितना परसेंट खरीदेंगे वो दे दिया है। और ये है ना सब कुछ ऐड करने पे 100% होना चाहिए, 21 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 23, 100% हो गया है।
और परचेज प्राइस अपने को हर महीने में दे दिया। मांगा देखिए, अच्छा क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी बताया है कि एक फिनिश गुड्स में 4 किलो लगेगा, एक फिनिश गुड्स बनाने में 4 किलो रॉ मटेरियल लगेगा। एंड द ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 जनवरी इज 6020 kgs एट 6210, दैट इज द प्राइस। मांगा देख, और अच्छा और भी डेटा है, सॉरी। क्लोजिंग स्टॉक 30 अप्रैल में 5100 किलो बोला हुआ है, और बोला है ऑल परचेजर आर मेड एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, 1 तारीख को सारा परचेजेस हो जाता है। मांगा देख क्या है, कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इन केजीज मंथ ऑन मंथ एंड टोटल। एक बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो अपन लोग ये देखेंगे कितने दिन काम कर रहे हो और एक दिन में कितना आउटपुट बना पा रहे हो। तो नंबर कितने दिन काम कर रहे हो, 25 डेज, और एक दिन में 50 यूनिट, मतलब तुम बना रहे हो 1250 यूनिट्स। यहाँ पे 55 यूनिट्स पर डे बनेगा, और 24 डेज काम कर रहे हो, 26 डेज में 60 यूनिट्स, 25 डेज में 52 यूनिट्स। तो अपने को कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं वो मिल गया। तो देख यहाँ पे प्रोडक्शन बजट कैसे आया है, यहाँ पे अपने को सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कुछ नहीं दिया, अपने को सीधा यही बोल दिया हर रोज इतना प्रोडक्शन होएगा और महीने में इतने दिन काम करेंगे। तो अपने को प्रोडक्शन बजट मिल गया फॉर द मंथ। अब प्रोडक्शन बजट आने के बाद अपन लोग क्या करते हैं, इनटू द केजीज रिक्वायर्ड। केजीज कैसे रिक्वायर्ड होता है, तो जितना भी केजीज है, 4 केजीज लगने वाला है एक फिनिश गुड्स को, से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये अपने को जो मिल गया ना, दिस इज आवर कंजम्पशन बजट। ये अपने कंजम्पशन बजट बन गया। ये था मंथ ऑन मंथ बेसिस, पर इन्होंने अपने से दो चीजें मांगी थी, मंथ ऑन मंथ बेसिस एंड टोटल बोथ। तो टोटल भी सब कुछ ऐड कर लिया, तो टोटल कंजम्पशन आ गया। अब इस टोटल कंजम्पशन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं, क्योंकि कंजम्पशन बजट आ गया, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल करेंगे तो परचेज आ जाएगा। तो अपन लोग है ना, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया 5100, ओपनिंग स्टॉक बोल दिया 6020, वो माइनस कर दो तो अपने को मिल जाएगा परचेज बजट। अब ये जो परचेज बजट है 20,800 का, उसमें से 21% अपन जनवरी में खरीदेंगे, 26% फेब में, 30% मार्च में, 23% अप्रैल में। तो सारा परसेंटेजेस दिया हुआ है। तो 20,800 इनटू द रिस्पेक्टिव मंथ्स, अपना काम यहाँ पे सेटल। अपने पास सारा का सारा क्वांटिटीज आ गया, कौन से महीने में कितना क्वांटिटी खरीदना है वो अपने को मिल गया, इनटू द परचेज प्राइस कर लेंगे, तो अपने को है ना यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, मतलब परचेज का वैल्यू भी मिल जाए। अब वापस आते हैं मांगा क्या देखने, मांगा क्या, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन केजीज मंथ ऑन मंथ, ये रहा टोटल, ये रहा मंथ वाइज क्वांटिटी ऑफ रॉ एंड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, ये रहा मंथ वाइज क्वांटिटी, मंथ वाइज वैल्यू, ये आ गया। अब द रिक्वायर्ड दैट आई एम आस्किंग यू टू स्किप, जो मैं बोल रहा हूं कि तुम छोड़ के आ जाना, वाज दिस स्टोर्स लेजर यूजिंग फीफा। अब देख, बनाना बहुत आसान है, तुम्हें भी आता है, कोई भी बना लेगा, बट दिस इज सो सो टाइम कंज्यूमिंग। और देख, अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है ना, ये 3 या 4 मार्क का होगा, अबे छोड़ दे, जगह छोड़, बाद में टाइम हो तो वापस आके कर। बट है ना, ये चीज अभी करने का सेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि द टाइम इट रिक्वायर्स एंड अगेंस्ट दैट मार्क्स, क्या करेगा, तीन छोड़ गया, जगह छोड़, वापस आना अगर जगह टाइम बचा। समझ में आया? तो दैट इज व्हाट इट इज इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये तुम देख लेना, सॉल्यूशन हमारे सामने है, इसमें अपन टाइम नहीं डाल रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट विद अ शॉर्ट ब्रेक। हाँ जी सर, तो कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई लाइक अ लॉट। May 23 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। देख क्या बोला हुआ है, PQR Limited manufactures. Oh, by the way, this question is standard marginal costing and budget both together. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन। देख क्या बोला हुआ है, तो यहाँ पे है ना क्या क्या दिया हुआ है। PQR Limited manufactures three products X, Y, and Z. The output for the current year is 250,000 units of X, 280,000 of Y, and 320,000 units of Z. ये करंटली अपन यूनिट्स कर रहे हैं, और बोला गया है, ये मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 1.25 टाइम्स ऑफ जी,
Y can be sold at double the price of what product Z can be sold, and Z can be sold at a profit of 20% on its marginal cost. Marginal cost meaning variable cost. तो यहाँ पे देख लिख लेते हैं Z वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20%, एक्स सी का 125 इंटू 1.25 टाइम्स लिख देते हैं, और वाई सी का 2 टाइम्स. दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड यू फॉर द सेलिंग प्राइसेस. तो ये बोला है सेलिंग प्राइस के बारे में. और आगे देख क्या बोला हुआ है. डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, दोनों पर यूनिट है. एंड बोला है रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स इज द सेम. डायरेक्ट वेजेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करो. डायरेक्ट वेजेस आर पेड एट 4 पर लेबर आवर. और बोला है टोटल ओवरहेड, एट भाई टोटल ओवरहेड मतलब फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों. बोला है वो 52,80,000 है फॉर द ईयर, आउट ऑफ विच 1 पर लेबर आवर इज वेरिएबल एंड द रेस्ट ऑफ इट इज फिक्स. तो उन्होंने बोल दिया है कि वेरिएबल कितना है 1 पर लेबर आवर, और उसके हिसाब से है ना बचा हुआ अमाउंट जो है फिक्स है, और अमाउंट है टोटल 52,80,000. ठीक है ना. फिर आगे बोला है इन द नेक्स्ट ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, सॉरी, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड जी will increase by 12% and 15% respectively, and Y का सेल्स डाउन हो जाएगा 5% से. The total overhead cost of the company next year is estimated to be 55,08,000, but उन्होंने बोला है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 पर लेबर आर रिमेन्स अनचेंज्ड, तो वो अभी भी उतना ही है. और बोला है इट इज एंटिसिपेटेड दैट ऑल अदर कॉस्ट विल रिमेन द सेम फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड देयर इज यहाँ पे नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. वही मैं सोचू कुछ मिसिंग लग रहा है, मिसिंग लग रहा है. सेलिंग, देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट विल रिमेन अनचेंज इन द नेक्स्ट. तो सेलिंग प्राइस सेम, कोई कॉस्ट भी चेंज नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ सेम. नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक. अब मांगा देख क्या है. You are required to prepare a budget showing the current position and the position for the next year, clearly indicating the total product wise contribution and profit for the company as a whole. तो करंट पोजीशन देना है, नेक्स्ट ईयर का पोजीशन देना है, और उसमें अपने को सब कुछ स्पेसिफाई करके देना है. नाउ सबसे पहली चीज एक्स वाई जी में है ना कितने लेबर आवर्स लगे हैं वो ढूंढेंगे, तो उसके हिसाब से अपने को वेरिएबल ओवरहेड चार्ज करना है. तो देख अपने पास है ना लेबर का कॉस्ट दे दिया है 60. लेबर का कॉस्ट दे दिया है 16, 24 एंड 16, और बोला है लेबर इज पेड एट 4 रुपीज एन आवर. तो 16, 24 एंड 16 एट 4 रुपीज एन आवर. तो अपने को कितने आवर्स लगेंगे वो मिल गया है. कितने आवर्स है, 4 आवर्स, 6 आवर्स एंड 4 आवर्स. ठीक है. तो यहां तक तो है ना अपना काम सेट हो गया. अब अपने को है ना प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है. क्यों? क्योंकि है ना जी का सेलिंग प्राइस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20%, और जी के भी प्राइस पे है ना बाकी एक्स और वाई का भी प्राइस है. तो देख अपने पास डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन ने दे रखा है, डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन ने दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड अपन ऐड करेंगे कैसे. 4 घंटा लगा है 1 रुपी पर आवर, तो 4 रुपीज. यहाँ पे 6 घंटा है 1 रुपी पर आवर, तो 6 रुपीज इधर. 4 घंटा है एट 1 रुपी पर आवर, 4 रुपए इधर. तो ऐसे करके अपने को टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गया. और उसके बाद है ना अपने को प्रॉफिट है ना कितना ऐड करना था, 20% ऑन वेरिएबल कॉस्ट फॉर जी. तो जी का 40 है, 20% 8, 48 हो गया अपना सेलिंग प्राइस. ठीक है. अब बेस्ड ऑन दिस अपना एक्स और वाई का सेलिंग प्राइस आएगा. एक्स कितना है, इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ जी. तो 48 का 1.5, सॉरी 1.25 टाइम्स, माय बैड. 48 का 1.25 टाइम्स है. तो ये है ना यहाँ पे आ गया अपने को. और उसके बाद डबल है फॉर वाई. ठीक है. अब वंस यू हैव द सेलिंग प्राइस, अब जाके अपन लोग ना सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट कर पाएंगे. बट अभी भी एक चीज मिसिंग है. क्या? द वन थिंग दैट इज मिसिंग इवन नाउ इज फिक्स कॉस्ट. देख अपने को ओवरहेड्स कितना बोला है, 52,80,000. उसमें से वेरिएबल कितना है, 4 पर यूनिट इंटू 2,50,000 यूनिट्स, 6 पर यूनिट इंटू 2,80,000 यूनिट्स, एंड 4 पर यूनिट इंटू 3,20,000 यूनिट. ये सारे वेरिएबल कॉस्ट है ना ऐड कर ले, 39,60,000 आ रहा है सारे वेरिएबल कॉस्ट का मिला के.
अब आउट ऑफ 52,80,000 अगर 39,60,000 वेरिएबल है तो ऑब्वियसली बचा हुआ फिक्स हो गया ना यार, समझ में आया क्या? तो ये आ गया अपने पास फिक्स का कैलकुलेशन। अब काम है ना बहुत आसान, अब काम बहुत आसान। ठीक, सेलिंग प्राइस है वो ढूंढना था, लेस वेरिएबल कॉस्ट, अरे वो भी तो कैलकुलेट किया था ना। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आ गया, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कर लो, तो तुम्हें टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया ऑफ ईच प्रोडक्ट माइनस द फिक्स कॉस्ट। बट फिक्स कॉस्ट किधर से माइनस करें, एक्स से, वाई से या जी से? अबे किधर से भी नहीं, फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं, कभी भी प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ये जो 13,20,000 है, ये ना एक्स का है ना वाई का है ना जी का है, ये कंपनी का है। तो है ना अपन लोग तीनों का कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर लेंगे, अपने को प्रॉफिट आ जाएगा। ये समझा गया? वेरी वेरी सिंपल, है ना? अब फॉर द नेक्स्ट ईयर क्या क्या होने वाला है, देख, नेक्स्ट ईयर में है ना अपने पास यूनिट्स में चेंजेस है। तो एक्स और जी, एक्स और जी बढ़ रहा है 12% और 15% से, और वाई जो है वो कम हो रहा है 5% से। तो अपने पास है ना यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। इन नंबर ऑफ यूनिट्स को है ना सीधा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना यार, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में तो कोई चेंज ही नहीं है, ना सेलिंग प्राइस में चेंज है, ना वेरिएबल कॉस्ट में चेंज है, ना कुछ और चेंज है। तो अपन लोग सीधा का सीधा है ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने को टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बट टोटल ओवरहेड्स चेंज हो गए थे सर, टोटल ओवरहेड्स चेंज हो गए थे, तो क्योंकि टोटल ओवरहेड चेंज हुआ तो वापस से पूरा वर्किंग बनाना पड़ेगा। क्यों? 55,08,000 हो गया अब, और अपने नंबर ऑफ यूनिट चेंज हुए, तो उसकी वजह से वेरिएबल ओवरहेड्स भी चेंज हुए। तो अब वेरिएबल ओवरहेड्स है कितने? 2,80,000, 2,66,000, 3,68,000, इतने यूनिट्स बनाए हैं, इंटू 4, 6 एंड 4। तो यहाँ पे अपने पास टोटल टोटल है ना आ गया अपने पास वेरिएबल कॉस्ट। तो इतने कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट आ चुका, तो बचा हुआ जो है वो फिक्स कॉस्ट 13,20,000 वैसे का वैसे ही रह गया है। द फिक्स कॉस्ट वॉज पहले भी 13,20,000, अभी भी 13,20,000। बट चेक करना जरूरी है, फिक्स कॉस्ट में चेंज भी तो हो सकता है ना बॉस, तो इसलिए चेक करना जरूरी था। तो वो चेक किया और अपने को वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंगली बिल्ट क्वेश्चन आई वुड से, अच्छा बना है, जिसने भी बनाया अच्छा क्वेश्चन बना। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर दे। ओह, लवली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ May 22। इसमें भी थोड़ा थोड़ा मार्जिनल कॉस्टिंग है और साथ में बजट से। आई लव दिस क्वेश्चन, आजा देखते हैं क्या बोले। तो देख, बोला है एसआर लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गारमेंट्स for the first 3 months of the financial year 22-23, commencing on 1st April 22। Obviously ना, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल मई जून वही होएगा पहला क्वार्टर। प्रोडक्शन विल बी कंस्ट्रेंड बाय डायरेक्ट लेबर, उन्होंने बोल दिया है डायरेक्ट लेबर की कमी होने वाली है पहले क्वार्टर में। इट इज एस्टिमेटेड दैट ओनली 12,000 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर विल बी अवेलेबल इन ईच मंथ, हर महीने 12,000 यूनिट आवर्स ही अवेलेबल है। और उसके बाद क्या बोला है, फॉर मार्केट रीजंस प्रोडक्शन ऑफ ईदर ऑफ द टू गारमेंट्स मस्ट बी एटलीस्ट 25% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द अदर। मतलब अगर मैंने शर्ट 10 बनाई तो उसका 25% मेरे को पैंट भी बनाना है। अगर मैंने बनियान 10 बनाई तो मेरे को उसका 25% कच्छे भी बनाने हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है? अब आगे देख क्या बोला हुआ है, एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू पर गारमेंट आर एज फॉलोस। तो शर्ट और शॉर्ट दोनों दे दिए, चल अच्छा है, इज्जत रख ली, शर्ट शॉर्ट, ठीक है, नहीं तो बनियान और कच्छे हो सकते थे, तो इन्होंने बोल दिया शर्ट एंड शॉर्ट। सेलिंग प्राइस दे दिया है, रॉ मटेरियल्स में फैब्रिक है, डाइज एंड कॉटन है, लेबर 8 रुपए पर आवर है, पर लिखा है यहाँ पे 8 रुपए, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट बनने में 1 घंटा लग गया। बट शॉर्ट्स में 4 रुपए लिखा है, क्यों? क्योंकि भैया शॉर्ट्स में तो 0.5 आवर्स ही हो रहा है ना, शॉर्ट्स में इट इज ओनली 0.5 आवर्स। तो मतलब शर्ट बनाने में 1 घंटा लगा, शॉर्ट्स में आधा घंटा ही लिखा है, इसलिए 8 रुपीज पर आवर इंटू 0.5 आवर्स, 4 रुपए लिख दिया। एंड साथ में फिक्स ओवरहेड्स लिखा हुआ है 4 पर आवर से, एंड प्रॉफिट दे दिया, मांगा गया।
फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, देख अप्रैल मई जून तो पहला क्वार्टर था, सेकेंड क्वार्टर से जुलाई से देयर विल बी नो लेबर आवर्स का कंस्ट्रेंट नहीं रहने वाला है. द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट इट विल सेल 15,000 shirts and 20,000 shorts in July. There will be no opening stock at the beginning of July. Opening stock zero है बोल दिया है. Sales volume are expected to grow at 10% per month cumulative thereafter throughout the year. हर साल 10 हर महीने 10% बढ़ाते जाना है. और बोला है following additional information is available. The company intends to carry stock of finished garments sufficient to meet 40% of next month's sale from July onwards. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बोला है? 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ का सेल. अगले महीने जो सेल करोगे उसका 40% इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक. और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस विल बी द सेम. अब सबसे पहला पार्ट ये वो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला है, कंस्ट्रेंट वाला. देख उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ शर्ट एंड शॉर्ट्स टू बी प्रोड्यूस पर मंथ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22-23 टू मैक्सिमाइज द कंपनीज प्रॉफिट. तो शर्ट्स और शॉर्ट्स का है ना, इन्होंने अपने से ये मांगा है नंबर कितना बनाएंगे. तो देख सबसे पहले तो क्या बनाएंगे उसके वो डिपेंड करेगा कि अपने पास कंस्ट्रेंट के हिसाब से क्या ज्यादा पैसा देने वाला है. तो देख बहुत सिंपल है. सबसे पहले शर्ट और शॉर्ट का है ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढेंगे. कंट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया है. रॉ मटेरियल में देखे को फैब्रिक दिया है, डाइस दिया है, वो क्या, और डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, वो भी अपन लोग ने माइनस कर दिया. सब कुछ माइनस करके यहाँ पे तुम्हें आ जाएगा कंट्रीब्यूशन. बट ये कंट्रीब्यूशन ना कंपेरेबल नहीं है. क्यों कंपेरेबल नहीं है? अरे भैया तुमने 1 घंटा काम करके एक शर्ट बनाया, उसके 22 रुपए मिले, बहुत अच्छी बात है. बट तुमने आधा घंटा ही काम किया है और 24 रुपए बना लिए शॉर्ट्स बेच के. समझ में आ रहा है? मतलब पब्लिक को शर्ट पहनने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको है तो अपने को बनाने में नहीं है, क्योंकि अपने को पैसा मिलता नहीं है. तो अपन लोग क्या करेंगे? शॉर्ट्स बनाएंगे. बट इसको कंपेयर कैसे करेंगे? वी विल डिवाइडेड बाय द लेबर आवर्स. प्रोडक्ट बनने में कितना आवर्स लगा है उससे डिवाइड करेंगे. तो 22 डिवाइड बाय 1 आवर 22, 24 डिवाइड बाय हाफ एन आवर 48. मतलब अपने को 1 घंटा काम करके क्या ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है? शॉर्ट्स कमा के दे रहा है. तो वो बनेगा रैंक 1. और उसके साथ साथ बनेगा रैंक 2 विच इज द शर्ट. समझ में आया? तो ये बन गया अपने पास सेकेंड रैंक. आर वी अंडरस्टैंडिंग? अब क्वेश्चन में एक इक्वेशन बनाने को बोला है अपने को. अपन को क्या बोला है? जो भी प्रोडक्ट का बनाओगे उसका 25% अगला प्रोडक्ट बनना चाहिए. तो देख अपन लोग को तो शॉर्ट्स ही बनानी है. तो मैं बोलता हूं शॉर्ट्स का क्वांटिटी है ना एक्स हो जाएगा. वी विल मेक शॉर्ट्स फर्स्ट. तो शॉर्ट्स का क्वांटिटी एक्स. तो शर्ट्स का क्वांटिटी कितना होना चाहिए? मिनिमम 0.25x, 25% ऑफ द क्वांटिटी. तो अगर शॉर्ट्स है ना एक्स है तो शर्ट हो जाएगा 0.25x. और के बाद इक्वेशन बना लो. शॉर्ट्स बनेगी आधे घंटे में, शर्ट बनेगा, शर्ट 0.25x है, बनेगा 1 घंटे में. और ऐसे करके अपने पास टोटल 12,000 घंटे हैं. इसको सॉल्व करेंगे अपने को एक्स का वैल्यू मिलेगा. एक्स क्या था? कितना शॉर्ट्स बनाएंगे. तो एक्स आ रहा है 16,000, शॉर्ट्स बनाएंगे 16,000. और 16,000 का 25% शर्ट बनाएंगे अपन लोग. तो 16,000 का 25% मतलब 4,000 शर्ट बनाएंगे. आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो 16,000 और 4,000 ये हो गया. अब अपने को दो चीजें पूछी है इसके अलावा. इन्होंने अपने से दो बजट मांगे. एक तो ये तो हो गया कि कितने शर्ट्स और शॉर्ट्स बनाएंगे. फिर सेकेंड वाले पार्ट में जुलाई अगस्त और सितंबर में, जुलाई अगस्त और सितंबर ये 3 महीने में सेल्स बजट पूछा है और प्रोडक्शन बजट पूछा है. तो देख सेल्स बजट तो बहुत सिंपल है यार, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बता दिया है कि जुलाई में कितना सेल होने वाला है. 15,000 शर्ट और 20,000 शॉर्ट्स. तो ये सेल होएगा जुलाई में. तो बस जुलाई इंटू सेलिंग प्राइस कर दोगे तो सेल्स आ जाएगा. अगस्त में दोनों का 10-10% बढ़ गया. सितंबर में दोनों का 10-10% और बढ़ा दो. जो अगस्त में बढ़ा था उससे 10% और बढ़ा दो. तो बस 10% ऐड करते जाओ, 10% ऐड करते जाओ. हो गया तुम्हारा काम यहाँ पे. एंड प्रोडक्शन बजट के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देख सेल्स अपने को ये मिल गया है.
यही अपन लोग सेल्स लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला क्या, क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने की सेल्स का 40%। तो अगले महीने की सेल्स का 40%, अगले महीने की सेल्स का 40%। अरे पर भैया सितंबर में क्या करेंगे फिर? तो देख सिंपल है यार, टेंशन मत ले। देख सितंबर में है ना, अक्टूबर के सेल का 40% चाहिए ना, तो अक्टूबर में सेल कितना होएगा वो ढूंढ लेते हैं। 18,150 है प्लस 10%, तो वो अक्टूबर का सेल। सितंबर में 24,200 कर रहे हो, तो अक्टूबर में कितना, 24,200 प्लस 10%। हो गया, अपने पास सेल्स आ गया। अब उसका 40% जो है वो अपना क्लोजिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक देख, जुलाई के महीने में तो बोल दिया था कुछ भी नहीं है। अगस्त का ओपनिंग स्टॉक क्या होएगा, ये रहा, ये रहा। सितंबर में का ओपनिंग स्टॉक इज अगस्त का क्लोजिंग। आ गया अपने पास प्रोडक्शन बजट। बहुत बहुत सिंपल था, बट गुड क्वेश्चन। आई लाइक दिस क्वेश्चन। इसमें इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन, तुम समझ रहे हो, इंटीग्रेशन था ऑफ व्हाट, द मार्जिनल कॉस्टिंग एंड द बजट चैप्टर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। मैं देख रहा हूं टाइमर की तरफ 41 मिनट्स हो गया है। लास्ट क्वेश्चन फटाफट से खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आजा। तो देख क्वेश्चन नंबर 5 ही है जुलाई 21 पेपर का। क्या बोला हुआ है देख, क्वेश्चन नंबर 19 है अपनी बुक का। पीएसवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड एस्टिमेटेड द फॉलोइंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड नवंबर 22 मार्च 21। तो नवंबर दिसंबर मार्च, सॉरी नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च, 5 महीने का अपने पास है ना डेटा है, जिसमें 5 महीने का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। वी हैव द ओपनिंग स्टॉक फॉर 5 मंथ्स। सेल्स का क्वांटिटी है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। तो सेल्स का क्वांटिटी है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, अपने पास वो दोनों दे दिया है। अब देख मांगा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ मार्च। आखिरी महीने का जो अपने पास फिनिश गुड्स है वो दे दिया है क्लोजिंग स्टॉक 10,000। और बोला है ईच यूनिट ऑफ फिनिश आउटपुट रिक्वायर्स 2 kgs ऑफ ए, 3 kgs ऑफ बी। 2 किलो ए और 3 किलो बी लगता है। एंड you are required to prepare the following budgets for the period November 22 to March 21 on monthly basis। तो देख सबसे पहला घटिया आंसर, सेल्स बजट इन रुपीज। मतलब यार ये चुम्मो है क्या? ठीक, यहाँ पे ना सेल्स के यूनिट्स दे दिए, सेलिंग प्राइस दे दिया है। मतलब तुम है ना इंटर में आके अभी क्या मल्टीप्लीकेशन सीखोगे? हद है। पर ठीक है, ये है। सेकंड पार्ट में प्रोडक्शन बजट मांगा है। प्रोडक्शन बजट में क्या करेंगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब देख सेल्स अपने को हर महीने का दे दिया है और अपने को ओपनिंग स्टॉक दे दिया है हर महीने का, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का है। पर अब एक बात समझ, तुम ऐसे सीधा जाते हो, उसके अलावा उल्टा जाना पड़ेगा। मार्च का ओपनिंग क्या है, फेब का क्लोजिंग। फेब का ओपनिंग क्या है, जैन का क्लोजिंग। जैन का क्लोजिंग क्या है, दिसंबर का, सॉरी जैन का ओपनिंग दिसंबर का क्लोजिंग। दिसंबर का क्लोजिंग नवंबर का ओपनिंग। तो बस उल्टा 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 जाते जाओ। तो बस सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अपने को यहाँ पे प्रोडक्शन बजट ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। एंड लास्ट में है ना रॉ मटेरियल बजट बोला है फॉर ए एंड बी। अब है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है समझना। देख यहाँ पे तो इन्होंने देख क्या बोला हुआ है, प्रोडक्शन अपने पास आ गया। प्रोडक्शन के बाद अपन लोग क्या करते हैं, इनटू द केजीज रिक्वायर्ड। केजीज रिक्वायर्ड है ना, इसमें दो टाइप के रॉ मटेरियल है, ए और बी। तो मतलब 2 kgs एंड 3 kgs, 2 kgs 3 kgs, 2 kgs 3 kg, 2 kg 3 kg, 2 kg और 3 kg। बस ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लाई करके कंजम्पशन बजट। बट क्वेश्चन की वर्डिंग्स में थोड़ा सा ध्यान दें। इन्होंने अपने से मांगा है रॉ मटेरियल बजट। दे हैव आस्क्ड फॉर अ रॉ मटेरियल बजट। अरे भैया रॉ मटेरियल का कौन सा बजट होता है? देख सेल्स बजट जो बनाते हो वो फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन बजट जो बनाते हो वो भी ऑफ फिनिश गुड्स। जो तुम्हारा कंजम्पशन बजट है, कंजम्पशन बजट रॉ मटेरियल का है और परचेज बजट भी रॉ मटेरियल का है। तो इनको कंजम्पशन चाहिए या परचेज चाहिए, कैसे पता चलेगा? अरे भैया पता करने की जरूरत ही नहीं है। समझ एक बात को, कंजम्पशन बजट प्लस क्लोजिंग फिनिश, क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेज होता है। तो मतलब कंजम्पशन और परचेज के बीच में क्या है, कंजम्पशन और परचेज के बीच में क्या है, स्टॉक्स, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अरे वो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है ही नहीं।
अगर क्वेश्चन में कंजम्पशन के बाद प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग टू गेट परचेज है, अगर ये है ही नहीं तो कंजम्पशन एंड परचेज इज वन एंड द सेम। अगर कंजम्पशन एंड परचेज इज वन एंड द सेम तो बोलने दो उनको रॉ मटेरियल बजट, क्योंकि ये नंबर तो सेम है ना बॉस। समझ आया? With this, the chapter is over. I hope you have understood the chapter and तुम्हें help हुई होगी। अगर हुई है तो drop your like and comment and also subscribe to the channel for more such videos. तुम्हें अगर कोई doubt है, we have a Telegram छोटा सा community. You can join in there. You can ask me your doubts there. And until the next video, this is Namit with signing off. Till